नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं समापन की स्थिति में कंपनी लेखे। इस चैप्टर का 19वां क्वेश्चन आज की क्लास में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है अनफॉर्चुनेट लिमिटेड 30 सितंबर 2017 को समापन में चली गई। तो कंपनी है अनफॉर्चुनेट लिमिटेड जो 30 सितंबर 2017 को समापन में चली गई और उस तिथि को निम्नलिखित शेष थे। तो उस तिथि को 10,000 इक्विटी शेयर्स थे 10 रुपये वाले जो फुली पेड अप थे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल थी 1 लाख रुपए की। 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये वाले फुली पेड अप और 20,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपये वाले 6 रुपये पेड अप, यानी कि 1,20,000 की इक्विटी शेयर कैपिटल थी। तो एक तो फुली पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपए की और पार्शली पेड अप अंशतः प्रदत्त जो समता अंश है पूंजी है 1,20,000 रुपए की। तो दो कैटेगरी है इक्विटी शेयर्स की। तीसरा दिया गया है 10% डिबेंचर्स ऋणपत्र 1 लाख रुपए के ऋणपत्र थे और इन पर अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इन ऋणपत्रों पर उपार्जित ब्याज था 5,000 रुपए का और ये उपार्जित ब्याज जो है 30 सितंबर 2017 तक का है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेज 30 सितंबर 2017 के दिन जो बकाया वेतन और मजदूरी था वो था 20,000 रुपये का। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स असुरक्षित लेनदार थे 80,000 रुपये के। कैश इन हैंड उस दिन था 5,000 का और अदर एसेट्स जिनका पुस्तक मूल्य था 4,20,000 का। समापक अन्य संपत्तियों से 2,40,000 वसूल कर सका। तो कंपनी का समापन हो गया और समापन होने के बाद में समापक की नियुक्ति की गई। तो जो समापक था वो अन्य संपत्तियों से, अदर एसेट्स से जिनका पुस्तक मूल्य 4,20,000 रुपये था, इन अन्य संपत्तियों से 2,40,000 रुपये ही वसूल कर सका। वसूल की गई संपत्तियों पर रोकड़ को छोड़कर जो ये संपत्तियों से जो पैसा वसूल किया है समापक ने 2,40,000, इस पर वसूल की गई संपत्तियों पर उसको 4% कमीशन देना है। समापक को 4% कमीशन देना है और असुरक्षित लेनदारों को भुगतान पर 3% कमीशन देना है। तो समापक का पारिश्रमिक लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन रहेगा वसूल की गई संपत्तियों पर 4% और असुरक्षित लेनदारों को भुगतान की गई राशि पर 3%। समापन व्यय, समापन के समय जो खर्चे किए गए समापन व्यय के रूप में वो थे 10,000 रुपये के। ऋणपत्रों पर 31 मार्च 2018 तक का ब्याज दिया गया। 10% डिबेंचर्स हैं 1 लाख रुपए के जिन पर 30 सितंबर 2017 को अक्रूड इंटरेस्ट था 5,000 रुपये का और इनका भुगतान किया गया है 31 मार्च 2018 को, 6 महीने बाद। तो 31 मार्च 2018 को जब भुगतान किया गया तो 31 मार्च 2018 तक का इन ऋणपत्रों पर ब्याज चुकाया गया है। अंशतः प्रदत्त अंशों पर आवश्यक मांग की गई। अगर राशि कम पड़ती है दायित्वों का भुगतान करने के लिए तो फिर जो अंशतः प्रदत्त अंश हैं 10 रुपये का है, 6 रुपये पेड अप है, तो जो अंशतः प्रदत्त है इनसे आवश्यक राशि मांगी गई है। तो इन सूचनाओं के आधार पर हमको समापक का अंतिम हिसाब का विवरण यानी कि लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स तैयार करना है। तो समापक का अंतिम हिसाब का विवरण या लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्राप्ति एवं भुगतान खाते के रूप में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रूप में तैयार किया जाता है। तो इधर रिसिप्ट्स दिखाई जाती है, रिसिप्ट्स अमाउंट और एक कॉलम बनाया जाता है पेमेंट्स का जिसमें भुगतान की गई राशियां दिखाई जाती है, अमाउंट का कॉलम बनाया जाता है। तो रिसिप्ट्स में या तो समापक संपत्तियों को खुद बेचकर पैसा वसूल करेगा या फिर ये संपत्तियां असुरक्षित सुरक्षित लेनदारों के पास में गिरवी रखी हुई होंगी। तो सुरक्षित लेनदार इन संपत्तियों को बेचकर जो आधिक्य की राशि होगी वो समापक को लौटा देंगे। तो समापक ने अन्य संपत्तियां अदर एसेट्स बेची है और इनसे 2,40,000 रुपये वसूल किया है। तो रिसिप्ट्स में दिखाएंगे अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम, एक तो अदर एसेट्स बेच के अमाउंट रियलाइज हुआ है 2,40,000 का और कैश इन हैंड था
5,000 रुपये का। तो कुल मिलाकर 2,45,000 रुपये समापक के पास हैं, समापक को प्राप्त हुए समापन की स्थिति में। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। कंपनी की कुछ संपत्तियां लेनदारों के पास में गिरवी रखी हुई होती हैं। तो ऐसे लेनदार जिनके पास संपत्तियां गिरवी रखी हुई हैं वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सुरक्षित लेनदार कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन में सुरक्षित लेनदार नहीं दिए गए हैं और कहीं ऐसा भी नहीं कहा गया है कि संपत्तियां गिरवी रखी हुई है, इसलिए सुरक्षित लेनदारों से कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर 2,45,000 रुपये प्राप्त हुए हैं समापक को। तो समापन की स्थिति में समापक जो है संपत्तियों का विक्रय करता है और राशि प्राप्त करता है, और प्राप्त राशि से वो फिर दायित्वों का भुगतान करता है। लेकिन जब दायित्वों का भुगतान करता है तो सबसे पहले वो कानूनी खर्चों का भुगतान करता है। तो जो समापन के संबंध में कोई लीगल एक्सपेंसेज हुए हैं सबसे पहले उनका भुगतान करता है। तो इस क्वेश्चन में कानूनी व्यय नहीं दिए गए हैं, यानी कि किसी भी प्रकार के कानूनी व्यय नहीं हुए हैं। कानूनी व्ययों का भुगतान करने के बाद में वो अपना पारिश्रमिक लेता है। तो दूसरा लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। तो लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन एक प्रतिशत के रूप में, कमीशन के रूप में दिया जाता है। तो वसूल की गई संपत्तियों पर रोकड़ को छोड़कर 4% कमीशन दिया जाएगा लिक्विडेटर को। तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन रहेगा 4% ऑन 2,40,000। रोकड़ को छोड़कर, कैश इन 5,000 रुपये है, रोकड़ को छोड़कर अन्य संपत्तियों से 2,40,000 रुपये वसूल हुए, इसलिए 2,40,000 पर 4% दिया जाएगा। 2,40,000 का 4% है 9,600। तो 9,600 तो इसको वसूल की गई संपत्तियों पर कमीशन दिया जाएगा, और असुरक्षित लेनदारों को भुगतान पर 3% कमीशन दिया जाएगा। ऑन 3% ऑन असुरक्षित लेनदारों को जितनी राशि का भुगतान किया जाएगा उस पर 3% दिया जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि असुरक्षित लेनदारों को कितनी राशि का भुगतान किया गया है। तो अभी हम यहाँ पर इसको खाली छोड़ देंगे एक बार। तो भुगतान का क्रम है, सबसे पहले समापक जो है कानूनी व्ययों का भुगतान करता है, उसके बाद अपना पारिश्रमिक लेता है, और इसके बाद में जो लिक्विडेशन के एक्सपेंसेज हैं, जो समापन के खर्चे हैं, उनका भुगतान करता है। लिक्विडेशन एक्सपेंसेज हुए हैं 10,000 रुपये के, समापन व्यय हैं 10,000 रुपये के। लिक्विडेशन एक्सपेंसेज भुगतान करने के बाद में फिर अब ये लेनदारों को, यानी कि दायित्वों का भुगतान करता है। तो जब दायित्वों का भुगतान करता है तो सबसे पहले पूर्वाधिकार लेनदारों को भुगतान किया जाएगा। तो पिछली क्लासेज में हमने पूर्वाधिकार लेनदार कौन होते हैं, पूर्वाधिकार लेनदारों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। तो क्वेश्चन में दिया गया है आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेज, जो बकाया मजदूरी और वेतन है, ऐसे लेनदार पूर्वाधिकार लेनदार होते हैं। अगर कर्मचारियों का वेतन या मजदूरी बकाया है तो ये पूर्वाधिकार लेनदार माने जाते हैं। इसके संबंध में जो प्रावधान है वो ये है कि 4 माह का वेतन या सैलरी प्रति व्यक्ति या फिर 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति, दोनों में से जो भी अधिक हो वो पूर्वाधिकार लेनदार माना जाता है। तो क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेज 20,000 रुपये दिया गया है, तो इसको हम पूर्वाधिकार लेनदार यानी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स मानते हुए सबसे पहले भुगतान करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेज है 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का भुगतान करने के बाद में भुगतान किया जाता है डिबेंचर्स का। तो डिबेंचर्स हैं 10% डिबेंचर्स हैं 1,00,000 रुपए के। तो डिबेंचर्स का भुगतान कर दिया जाएगा 1,00,000 रुपए का। और क्वेश्चन में कहा गया है कि ऋण पत्रों पर 31 मार्च 2018 तक का ब्याज दिया गया। तो अक्रूड इंटरेस्ट था, 6 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट था। अप्रैल से वर्ष शुरू होता है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर। तो 6 महीने का ब्याज तो पहले से उपार्जित था 5,000 रुपये, और आगे के 6 महीने का ब्याज 5,000 रुपये ऋण पत्रों के भुगतान के समय और दिया गया। यानी पूरे वर्ष भर का जो है ब्याज, देय ब्याज था, वो ऋण पत्रों के भुगतान के समय चुका दिया गया समापन पर। तो अक्रूड इंटरेस्ट
ऑन डिबेंचर्स है 10,000 रुपये। अगर 10% की दर से 1 लाख रुपए का 10% प्रतिवर्ष ब्याज दिया जाता है तो 10,000 रुपये साल भर का अक्रूड इंटरेस्ट 31 मार्च 2018 को दिया गया, डिबेंचर्स के साथ भुगतान किया गया। इसके बाद में डिबेंचर होल्डर्स को भुगतान करने के बाद में असुरक्षित लेनदारों को भुगतान किया जाता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो समापक के पास 2,45,000 रुपये हैं, तो 2,45,000 है। 2,45,000 में से 9,600 खुद का पारिश्रमिक लिया, वसूल की संपत्तियों का 4%, फिर 10,000 के लिक्विडेशन एक्सपेंसेस चुकाए गए, उसके बाद 20,000 के आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेज चुकाई गई, उसके बाद 1,10,000 रुपये डिबेंचर होल्डर्स को ब्याज सहित भुगतान किए गए और शेष राशि बचती है 95,400 की। और जो असुरक्षित लेनदार हैं, डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने के बाद में भी समापक के पास 95,400 रुपये बचते हैं, जबकि असुरक्षित लेनदार अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं 80,000 के। तो 80,000 के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का भुगतान कर दिया जाएगा 95,400 में से। और जब 80,000 रुपये के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स असुरक्षित लेनदारों का भुगतान किया गया है तो क्वेश्चन में कहा गया था कि असुरक्षित लेनदारों को भुगतान पर 3% कमीशन दिया जाएगा। तो असुरक्षित लेनदारों को 80,000 का भुगतान किया गया है, तो 80,000 का 3% अगर हम देखें तो 80,000 का 3% है 2,400 रुपये। तो इस प्रकार से जो लिक्विडेटर है, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन हुआ 9,600 रुपये और 2,400 रुपये। तो ये लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन है और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का भुगतान कर दिया गया है। अब असुरक्षित लेनदारों को भुगतान करने के बाद में अगर कोई राशि शेष बचती है तो उस राशि से अंशधारियों को भुगतान किया। अंशों में अगर पूर्वाधिकार अंश पूंजी है यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को भुगतान किया जाएगा और उसके बाद में समता अंशधारियों को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भुगतान किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं दी गई है, इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो यहाँ पर असुरक्षित लेनदारों को भुगतान करने के बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को भुगतान किया जाएगा। हमको ये देखना पड़ेगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को भुगतान करने के लिए कितनी राशि कम पड़ रही है, वो हमको देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन एक बार मिटा देते हैं, इसकी अब आवश्यकता नहीं रही। कहा गया है कि अंशतः प्रदत्त अंशों पर आवश्यक मांग की गई। तो 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपये वाले, जिन पर 6 रुपये ही चुकाए गए हैं। एक बार यहाँ लिख लेते हैं, हमने क्वेश्चन में दिया गया था कि 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं जो 10 रुपये वाले हैं, जो पूर्ण प्रदत्त हैं। 1 लाख रुपये की अंश पूंजी है पूर्ण प्रदत्त, और 20,000 इक्विटी शेयर्स ऐसे हैं 10 रुपये वाले जिन पे 6 रुपये ही भुगतान किया गया है। तो 1,20,000 रुपये की इक्विटी शेयर कैपिटल है अंशतः प्रदत्त। तो इस प्रकार से अंश पूंजी दी गई है क्वेश्चन में। अब हमको ये देखना पड़ेगा, कहा है कि अंशतः प्रदत्त अंशों पर आवश्यक मांग की गई। ये जो अंशतः प्रदत्त अंश हैं यानी कि 10 रुपये का शेयर है लेकिन 6 रुपये ही चुकाया गया है एक शेयर के पीछे, तो ये जो अंशतः प्रदत्त अंश है इनसे आवश्यक राशि मंगवाई गई। तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि अंशधारियों को भुगतान करने के लिए कितनी राशि की कमी आ रही है, कितना अमाउंट डेफिशिएंट है। तो डेफिशिएंसी as regards शेयर होल्डर्स या मेंबर्स, ये सदस्य होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स। तो डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स शेयर होल्डर्स या मेंबर्स कितना है? देखिए 2,45,000 रुपये प्राप्त हुए थे समापक को। तो 2,45,000 में से 96,000 रुपये इसने अपना पारिश्रमिक लिया 4% के रूप में, 2,400 रुपये 3% के रूप में पारिश्रमिक लिया। उसके बाद 10,000 रुपये के लिक्विडेशन एक्सपेंसेस चुकाए गए, 20,000 रुपये की सैलरी एंड वेजेज पूर्वाधिकार लेनदार के रूप में चुकाई गई, और फिर 1 लाख रुपये ऋण पत्रधारियों को चुकाए गए और 10,000 उन पर उपार्जित ब्याज चुकाया गया, और 80,000 रुपये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को चुकाए गए। और चुकाने के बाद में अभी भी जो है
20,000 रुपये चुकाने हैं अंशधारियों को। तो 2,20,000 भी अगर इसमें ऐड कर दें, 1 लाख प्लस 1,20,000, तो हमको देखना पड़ेगा कि कितनी राशि कम पड़ती है अंशधारियों को भुगतान करने के लिए। 2 प्रकार के शेयर्स हैं, एक तो पूर्ण प्रदत्त हैं जिन पर 10 रुपये पूरे प्राप्त हो चुके हैं, और दूसरा अंशतः प्रदत्त हैं जिन पर 6 रुपये ही प्राप्त हुए हैं, 10 रुपये का अंश है। तो 1 लाख रुपये और 1,20,000 रुपये इन अंशधारियों को भी राशि वापस लौटानी होगी। तो हमको देखना पड़ेगा कि कितनी कमी, कितनी डेफिशिएंसी है शेयर होल्डर्स के लिए। तो 2,45,000 रुपये वसूल हुए संपत्तियों को बेचने से। 2,40,000 रुपये संपत्तियों में बेची गई और 5,000 रुपये कैश था, तो 2,45,000 रुपये थे, जिसमें से 9,600 और 2,400 इसने अपना पारिश्रमिक लिया, 10,000 रुपये समापन के खर्चे हुए, 20,000 रुपये बकाया मजदूरी और वेतन चुकाया, उसके बाद 1,10,000 रुपये ऋणपत्रधारियों को ब्याज सहित चुकाए, असुरक्षित लेनदारों को 80,000 रुपये चुकाए, और चुकाने के बाद में 13,000 रुपये बचते हैं। और भुगतान करना है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको भुगतान करना है 2,20,000 रुपये का। तो 13,000 हैं और 2,20,000 का भुगतान करना है, तो 2,07,000 रुपये की कमी आ रही है। तो जो कमी आ रही है डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स शेयर होल्डर्स है 2,07,000 रुपये। तो 2,07,000 रुपये की कमी है। तो ये कमी का प्रतिशत क्या है, इस कमी का कितना प्रतिशत राशि कम पड़ रही है वो हमको ज्ञात करना पड़ेगा। डेफिशिएंसी इन परसेंटेज, जो ये कमी है 2,07,000 रुपये की, ये कितना प्रतिशत है अंश पूंजी का। तो डेफिशिएंसी अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100, या फिर ऐसा कहें 2,07,000 रुपये की कमी है, डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी अमाउंट, और इक्विटी शेयर कैपिटल जो है, इश्यूड कैपिटल है, वो है 3 लाख रुपए की। 10,000 शेयर्स हैं 10 रुपये वाले, तो इश्यूड कैपिटल है 1 लाख रुपए की, और 20,000 शेयर्स हैं 10 रुपये वाले जिन पर 6 रुपये प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये 10 रुपये वाले हैं, तो 2 लाख रुपए की इश्यूड कैपिटल है, अंशतः प्रदत्त जो अंश है वो 2 लाख रुपए की है। तो कुल मिलाकर 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए की जो है अंश पूंजी है, निर्गमित अंश पूंजी है। तो 3 लाख रुपए की पूंजी पर जो राशि कम पड़ रही है वो पड़ रही है 2,07,000 रुपये की। तो 2,07,000 बटा 2,07,000 बटे 3 लाख इंटू 100, तो ये आ रहा है 69%, 69%। तो 69%, 69% की कमी आ रही है। तो 69% त्याग करना पड़ेगा। इसको डेफिशिएंसी को हम सैक्रिफाइस रेशियो या सैक्रिफाइस प्रतिशत भी कहते हैं, यानी कि 69% अंशधारियों को अपनी अंश पूंजी का त्याग करना पड़ेगा। तो जो 10,000 शेयर्स हैं वो तो पूर्ण प्रदत्त हैं 10 रुपये वाले, तो उसको 69% त्याग करना पड़ेगा, यानी कि 6 रुपये 90 पैसे त्याग करने पड़ेंगे और 3 रुपये 10 पैसे इसको वापस प्राप्त हो जाएंगे। अंशधारियों द्वारा त्याग की गई राशि प्रति अंश। तो पूर्ण प्रदत्त अंशों के लिए है कि 10 रुपये का शेयर है और 69%, यानी कि 10 रुपये का 69%, 6 रुपये 90 पैसे त्याग करना पड़ेगा, तो 3 रुपये 10 पैसे प्रति अंश लौटाए जाएंगे। तो जो पूर्ण प्रदत्त अंश हैं, पूर्ण प्रदत्त अंशधारियों को 3 रुपये 10 पैसे प्रति अंश लौटाए जाएंगे, क्योंकि 69% का त्याग करना पड़ेगा अंशधारियों को। तो 10 रुपये का 69% होता है 6 रुपये 90 पैसे, तो 6 रुपये 90 पैसे का त्याग करना पड़ेगा और जो बाकी के 3 रुपये 10 पैसे हैं वो इनको लौटा दिए जाएंगे।
10,000 शेयर्स हैं जिन पर 10 रुपये चुकाए गए हैं अंशधारियों द्वारा और 69% त्याग करना है, 6 रुपये 90 पैसे का त्याग करना पड़ेगा और जो बैलेंस है 3 रुपये 10 पैसा वो इनको समापन की स्थिति में लौटा दिया जाएगा। अब बात करें अंशतः प्रदत्त अंशों की। अंशतः प्रदत्त अंशों पर 6 रुपये चुकाए गए हैं, जबकि जो त्याग करना है वो त्याग करना है अंकित मूल्य का, जो अंश का अंकित मूल्य है 10 रुपये, उसका 69% यानी कि 6 रुपये 90 पैसे। तो 6 रुपये 90 पैसे त्याग करना है, लेकिन इन 20,000 अंशों पर जो कि 10 रुपये वाले हैं केवल 6 रुपये ही प्राप्त हुए हैं, जबकि इनको 6 रुपये 90 पैसे का प्रति अंश त्याग करना पड़ेगा। तो इनसे 90 पैसे मंगवाए जाएंगे प्रति अंश, क्योंकि 6 रुपये इन्होंने चुकाए हैं, जबकि अंशधारियों को 69% अंश के अंकित मूल्य का 69% यानी कि 10 रुपये का 69% 6 रुपये 90 पैसे त्याग करना होगा। तो 90 पैसे इन अंशधारियों से अब मंगवाए जाएंगे। अंशधारियों को 69% का त्याग करना पड़ेगा, यानी कि 69% की कमी आ रही है। तो जिन्होंने 10 रुपये का भुगतान करके रखा है उनको 10 रुपये का 69% यानी 6 रुपये 90 पैसे का त्याग करना पड़ेगा और जो बाकी का पैसा है 3 रुपये 10 पैसे प्रति अंश वो इनको चुका दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने 10 रुपये का भुगतान करके रखा है। और जो ये अंशतः प्रदत्त अंश है, शेयर है 10 रुपये का और इन्होंने 6 रुपये अभी तक चुकाए हैं, तो इनको भी 69%, 10 रुपये का 69% यानी कि 6 रुपये 90 पैसे का त्याग करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने 6 रुपये अभी तक चुकाए हैं, तो इनसे 90 पैसे प्रति अंश मंगवाए जाएंगे और जो राशि प्राप्त होगी उससे जो पूर्ण प्रदत्त अंश हैं उनको 3 रुपये 10 पैसे प्रति अंश के हिसाब से लौटाए जाएंगे। तो राशि मंगवाई जाएगी अंशतः प्रदत्त अंशों पर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम पार्शियली पेड अप शेयर्स। 20,000 अंशतः प्रदत्त यानी पार्शियली पेड अप थे और इनसे 90 पैसे मंगवाए जाएंगे। तो 20,000 पर 90 पैसे प्रति अंश के हिसाब से मंगवाए जाएंगे, तो 18,000 रुपये मंगवाए जाएंगे और रिफंड किए जाएंगे, रिफंड ऑफ कैपिटल टू फुल्ली पेड अप शेयर्स। 10,000 के फुल्ली पेड अप शेयर्स थे जिनको 3 रुपये 10 पैसे के हिसाब से अमाउंट रिफंड किया जाएगा, लौटाया जाएगा, 31,000 रुपये लौटाए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमने तैयार किया है। टोटल कर देंगे दोनों कॉलम का 18,000 और 2,45,000, टोटल आ रहा है 2,63,000 रुपये। तो समापक को 2,63,000 रुपये प्राप्त हुए कुल मिलाकर और 2,63,000 रुपये उसने जो है समापन पर भुगतान कर दिए, डिस्पर्स कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।